हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। क्योंकि ऐसी कोई मंजिल ही नहीं बनी जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। जय हिंद साथियों, मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों को डिस्कस किया था। हमने आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिए थे। उसके आगे के आर्टिकल हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको एक सूचना देनी है, आपके लिए एक खुशखबरी है। जो भी मेरे भाई ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपीएसआई में संविधान और राज्य व्यवस्था का बहुत ही अहम रोल है। देखा जाए तो संविधान के 40 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं और 16 क्वेश्चन धारा और मूल विधि से पूछे जाते हैं यूपीएसआई के पेपर में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी पर जुट गए होंगे। जो भी मेरे भाई यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए संविधान की क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे आप 1 से लेकर आज तक की सारी वीडियो देख लीजिए। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे डाउट आपके ऐसे रहे होंगे जो बहुत दिनों से चल रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप सारी वीडियोज को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लगभग मौलिक अधिकारों को कंप्लीट पढ़ लेंगे और इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा टॉप के 20 क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप देखोगे उन क्वेश्चन को आप लगा लोगे तो मैं ये दावा कर सकता हूँ आप यूपीएसआई क्या, आप अगर यूपीपीसीएस भी देने चले जाओगे तो संविधान से आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल 0.1% रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इन सारी चीज़ों को। बेहद ही खास होने वाली है आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो अच्छे से एंजॉय किया होगा और सारी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा भी होगा। आर्टिकल 22 हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आज हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की सीरीज में मौलिक अधिकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 के तहत आता है। तो दोनों आर्टिकल को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 23। इसमें क्या है, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। यानी अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव की खरीद और बिक्री और बलात् श्रम दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। इसको समझते हैं। यह प्रावधान मानव तस्करी, बेगारी और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, यानी अगर कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी किसी से कराएगा तो एक दंडनीय अपराध है। यानी आगे इसको समझते हैं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यानी ये भारतीय और फॉरनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को मिले हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो ये अधिकार दोनों को प्राप्त है। उसके आगे, यह व्यक्तियों को न केवल राज्य के कार्यों से बल्कि निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कोई सार्वजनिक व्यक्ति या कोई निजी व्यक्ति, दोनों के विरुद्ध यह सुरक्षा प्रदान करता है। मानव तस्करी, इसको देख लेते हैं। मानव तस्करी का मतलब है अभिव्यक्ति में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। यानी मानव तस्करी में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। नंबर 1, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को वस्तुओं के रूप में खरीदना और बेचना। यानी पुरुष, महिला और बच्चों को क्रिया विक्रय करना एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी, ये भी दंडनीय अपराध है। और दास प्रथा, यानी हम पुरुष, महिला, बच्चों को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते पशुओं की तरह। वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार और तस्करी प्रतिबंधित है। और दास प्रथा, किसी को दास बनाकर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है आर्टिकल नंबर 23 आपने अच्छे से समझ लिया होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे इसको डिस्कस करते हैं। बलात् श्रम क्या है। बलात् श्रम का मतलब है मेरे दोस्त जबरन श्रम, यानी जबरदस्ती से लिया गया कार्य, उसको बलात् श्रम बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति को शारीरिक बल, कानूनी बल या आर्थिक परिस्थितियों के दबाव में न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर काम करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध
उसे मजबूर करना, ये होता है बलात् श्रम, यानी कार्य करा लिया जबरदस्ती से और उसके पैसे, उसकी बेगारी उसको नहीं मिली, तो इसका मतलब भी क्या है, बलात् श्रम है। जैसे जबरन श्रम में कुछ उदाहरण मैंने शामिल किए हैं, बेगारी, बंधुआ मजदूरी आदि। ठीक है, बेगारी का मतलब होता है कि काम के बदले पैसे नहीं देना। अगर काम के बदले पैसे आपको कोई नहीं दे रहा है तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद नंबर 23 में हमें बताई गई हैं। ठीक है, अगर कोई इनका दुरुपयोग करता है तो हम कैसे उससे बच सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें आर्टिकल 32 में बताई गई हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अनुच्छेद नंबर 24 को। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। यानी इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक गतिविधियों में काम करने से प्रतिबंधित करता है। ठीक है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे स्थानों पर कार्य पर उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता जो जिससे उनकी जान को खतरा हो, यानी जानलेवा कार्य, जैसे फैक्ट्री हो गया, लोहे का काम हो गया, कोयले की खदान हो गई, ठीक है, और अन्य कुछ ऐसे कार्य हो गए जहाँ पर बच्चों की जान को खतरा हो, तो ऐसे कार्यों पर उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यह अनुच्छेद ये भी बात करता है, यह हानिरहित गैर खतरनाक गतिविधियों में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो चाय की दुकान पर कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई बच्चा चाय की शॉप पर कार्य कर रहा है या कपड़े की दुकान पर कार्य कर रहा है या अन्य कोई ऐसा कार्य है जहाँ पर उसकी जान को खतरा ना हो, ठीक है, तो उस जगह को ये अनुच्छेद जो है प्रतिबंधित नहीं करता है। फिर ये क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार ना हो। चाय की दुकान पर अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये मौलिक अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर बच्चों को नियुक्त किया जा सकता है। कब नियुक्त किया जा सकता है, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनके समय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन कार्यों पर उनको नियुक्त कर सकते हैं, इसके लिए भी बाउंडेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है अनुच्छेद 24 आपने अच्छे से समझा है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट मौलिक अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, 3 मौलिक अधिकार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है चौथे अधिकार की। इसमें क्या बात की गई है, अनुच्छेद नंबर 25 को डिस्कस कर लेते हैं। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब यह है, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपनी मर्जी से, अंतःकरण का मतलब है अपनी मर्जी से, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल, जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, यानी पागल नहीं है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। ठीक है, इसमें यही बात बताएगी, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वतंत्र है, अंतःकरण की उसको स्वतंत्रता है, अपने मन से, अपनी इच्छा से वो ये कार्य कर सकता है। ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में ये स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। यानी इसका मतलब यह है, ठीक है, प्रत्येक धर्म का अपना एक सम्मान है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी एक विशेष धर्म से संबंधित है अपने उत्सवों का आयोजन कर सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। अगर कोई हिंदू समुदाय है तो दिवाली, ठीक है, उसका उत्सव, यानी उसका जो आयोजन कर सकता है, उत्सव का सजावट कर सकता है, कुछ भी वो करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कोई भी संप्रदाय है अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 27 की। अनुच्छेद 27 कहता है कि यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कर, यानी कर का मतलब है टैक्स, टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा या नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि ऐसी कोई भी धनराशि जो किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए निश्चित की गई है तो सरकार उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स के लिए, किसी भी प्रकार के कर देने के लिए दबाव नहीं बनाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यानी सरकार जो है ऐसे पैसे पर, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर टैक्स के लिए दबाव नहीं बना सकती है। ठीक है, लेकिन सरकार जो है एक शुल्क वसूल सकती है। ठीक है, टैक्स नहीं लगाएगी, शुल्क ले सकती है, जैसे तीर्थ यात्राओं पर शुल्क वसूलना। ठीक है, तीर्थ यात्रा शुल्क, तो इसको जो है सरकार वसूल सकती है। जैसे हज के लिए जाते हैं तो उसके लिए शुल्क लगता है। ठीक है, हिंदू किसी तीर्थ यात्रा पर जाएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है शुल्क वसूल करती है, तो शुल्क ले सकती है, टैक्स नहीं लगा सकती ऐसे कार्यों पर, यह ध्यान रखना है। ठीक है, टैक्स और शुल्क में डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अनुच्छेद 28 की। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती। यानी इसका मतलब यह है, अनुच्छेद 28 हमें कहता है राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी
शिक्षण संस्थान में किसी भी विशेष धर्म से रिलेटेड कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धार्मिक पूजा नहीं की जाएगी और ना ही इसमें बच्चों को भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई हो। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है, जो शिक्षण संस्थान किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, तो उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसे या आंशिक रूप से वित्त पोषित यानी ऐसे कुछ शिक्षण संस्थान हैं जो सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है, तो उनमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो उनमें इस प्रकार की कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, तो उनमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं हम सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये क्या है? अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? और ये हम सारे क्वेश्चन अगले सेशन में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद नंबर 29 कहता है, 29 का 1, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक। इसमें क्या बात की गई है? नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक, अल्पसंख्यक वर्ग से मतलब क्या है? यानी जो संख्या में कम है, जिनकी संख्या अन्य जातियों से कम है। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ठीक है, ये भी अल्पसंख्यक है, ईसाई हो गए या सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, तो इन सबको अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में रखा गया, पारसी आदि। ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है, उनके लिए अनुच्छेद 29 व्यवस्था करता है कि वो अपनी क्या भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 29 का पार्ट 2 क्या कहता है? यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा संचालित हैं, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, उनमें, ठीक है, इनको धर्म, जाति और लिंग के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 कहता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बात की गई, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है। यानी ये जो अधिकार है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने वाले शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार या उनमें सक्षम बनाता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आर्टिकल 29 और 30 दोनों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम अपने अंतिम मौलिक अधिकार की, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसमें क्या व्यवस्था है? थोड़े से कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्याय पाने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उल्लंघन करता है या उनको सीमित करता है, तो ये उसके विरुद्ध एक न्याय पाने का तरीका है, अनुच्छेद 32। उसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, और दोनों ही न्यायालय 5 प्रकार की ही रिट जारी कर सकते हैं। उसके बाद इस रिटों को, ये जो रिटें हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो आगे बात कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम रिट की। तो साथियों, ये है हमारी 5 प्रकार की रिट। ठीक है, 5 प्रकार की रिट है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैबियज कॉर्पस। ठीक है, उसके बाद दूसरी रिट पढ़ेंगे हम परमादेश, इंग्लिश में इनको बोलते हैं मैंडेमस। मैं इंग्लिश में क्यों नाम बता रहा हूँ? क्योंकि ये नाम पेपर में बार बार पूछा जाता है कि परमादेश का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, मैंडेमस। उसके बाद प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी।
उसके बाद अंतिम जो रिट है अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, इन सब को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो ये 5 प्रकार के रिट हम पढ़ेंगे। इनमें से पेपर में कोई सी भी रिट, किसी भी रिट का प्रकार, किसी भी रिट के अंदर की कोई चीज़, किसी भी रिट का अर्थ पेपर में पूछा जाता है, यानी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हैबियस कॉर्पस की। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है से शरीर प्रस्तुत करना, तो यहाँ पे हम से लगा देते हैं, से शरीर प्रस्तुत करना। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति, जिसको भी बंदी बनाया गया, जिसको भी हिरासत में लिया गया, उसको से शरीर यानी विद बॉडी, अलाइव, जीवित, ठीक है, हमारे सामने प्रस्तुत करो। ऐसा कौन कहेगा? सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, उसमें ये कहेगा कि जो भी व्यक्ति आपने हिरासत में लिया है, जिसको भी बंदी बनाया गया, उसको से शरीर और जीवित हमारे सामने दिए गए समय पर प्रस्तुत करिए, ठीक है। और उस संस्था को या उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को इसका पालन करना होगा। यानी यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देती है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है, ठीक है। क्लियर हुई बात? और यह रिट उसका, जो भी व्यक्ति हिरासत में लिया गया, उसका कोई दोस्त या उसका कोई परिवार वाला दायर कर सकता है याचिका, तो उसके न्याय के लिए फिर ये रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। इसका आगे बात कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जैसे सार्वजनिक अधिकारी है या कोई निजी व्यक्ति है, ये दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है, चाहे वो सार्वजनिक सरकारी अधिकारी हो या कोई प्राइवेट संस्था, व्यक्ति, कुछ भी हो, ठीक है, दोनों के विरुद्ध रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो विद बॉडी यानी अलाइव उसको न्यायालय के दिए गए समय अनुसार वहां प्रस्तुत करना होगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में एकदम क्लियर से आई है। आगे बात कर लेते हैं परमादेश की, मैंडामस की। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश करेगी। कब आदेश करेगी? देख लेते हैं। यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य निभाने का आदेश देती है जब वह अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, ठीक है। यानी ऐसा कोई सार्वजनिक अधिकारी, ठीक है, या कोई सार्वजनिक संस्था जब अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन ना करे, यानी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, तब सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है उसके विरुद्ध। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी अधिकारी है, कोई भी पुलिस अधिकारी है, आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है ठीक से, कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, और आपको लगता है कि ये जो चीज़ों को अच्छी तरह से छानबीन नहीं कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय से उसके विरुद्ध एक रिट आती है परमादेश यानी मैंडामस, यानी वो उसको उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए रिट जारी करते हैं, ठीक है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, ये रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी अधिकारियों के खिलाफ इस रिट को जारी किया जा सकता है, निचली अदालतों के खिलाफ इस रिट को जारी किया जा सकता है, और सार्वजनिक जो भी निगम हैं उनके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। यानी ये किसी निजी संस्था के विरुद्ध या निजी व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन की। इसका अर्थ है रोकना या मना करना या मना कर देना। यह रिट किसी निचली अदालत को किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि ये रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाएगी, यानी तब उसको लगेगा कि ऐसा कोई कार्य, ठीक है। यानी इसको इस तरह से समझ लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई कार्य, आपका कोई केस किसी अदालत में चल रहा है, किसी अदालत में आपका कोई केस चल रहा है, अदालत में आपका कोई केस चल रहा है, और आपको ये किसी के द्वारा बताया गया या आपको किसी के द्वारा पता लगा कि जो भी जज है या जो भी कोई व्यक्ति है वो आपके विरुद्ध, यानी पैसे लेकर या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आपके विरुद्ध, ठीक है, किसी से सेटिंग करके, विपक्ष से सेटिंग करके पैसे लिए हैं, कुछ रिश्वत खाई है, कुछ भी ऐसा किया है और आपके विरुद्ध फैसला सुनाने जा रहा है, ठीक है, तो तब आप उसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और वहां से रिट आती है प्रतिषेध, ठीक है। यानी इस रिट का मतलब ये है, ये रिट जो है निर्णय देने के पूर्ववर्ती चरण में जारी की जाती है, यानी उसको, उस जज को या उस व्यक्ति को निर्णय देने से रोकने के लिए रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रिट फैसला देने से पहले जारी की जाती है, तो उसका मतलब है प्रतिषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन, रोकना या मना करना। तो उस केस में ये रिट जारी की जाएगी, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उस केस को या तो अपने पास या किसी अन्य उच्च न्यायालय में या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार देता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई है। तो रिट कब जारी की जाएगी? फैसला सुनाने से पहले, यानी उसको रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। और क्यों जारी की जाती है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, किसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है? निचली अदालतें जैसे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण,
या कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय, उनके विरुद्ध ये रिट जारी की जाएगी। अगर उच्च न्यायालय जारी करेगा तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी होगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा तो उच्च न्यायालय प्लस अधीनस्थ न्यायालय दोनों के विरुद्ध ये रिट जारी होती है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। प्रतिषेध रिट को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आगे बात कर लेते हैं हम उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण सर्टियोरेरी। तो जो उत्प्रेषण है और जो प्रतिषेध है, इन रिटों में थोड़ा सा अंतर है, इसको देख लेते हैं। इसका अर्थ है प्रमाणित करना। प्रमाणित करना यानी कोई अधीनस्थ न्यायालय बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य करता है या जहां अधिकार क्षेत्र मौजूद नहीं है वहां अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है, तब यह रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। कैसे? यानी इस रिट को पहले तो ये समझते हैं कि ये जो रिट है ये दिए गए निर्णय को बदलने के लिए या रद्द करने के लिए जारी की जाती है। ध्यान रखना, प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी में यही अंतर है कि ये रिट जो है दिए गए निर्णय को बदलना या रद्द करना। ये रिट दिए गए कोई निर्णय दे दिया है अदालत ने, अपने अधिकार क्षेत्र से अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य किया है और आपको लगता है कि उसने गलत किया है आपके साथ, ठीक है, जहां उसका अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसने पैसे खाए हैं, किसी से रिश्वत ली है या किसी की जैक या किसी के दबाव में आकर आपके विरुद्ध फैसला दिया है अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाकर, तो आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से उसके विरुद्ध रिट आएगी उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का मतलब है जो भी निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट या तो उसको रद्द करेगा या उसको बदलने का निर्णय देगा, ठीक है, या उस केस को या उस वाद को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने की बात करेगा या अपने पास सुनवाई के लिए उसको मंगाएगा। तो ध्यान रखना दोनों रिटों में इतना अंतर है, जो प्रोहिबिशन रिट है, जो प्रतिषेध है, वो निर्णय देने से पहले जारी की जाती है और जो हमारी उत्प्रेषण है ये दिए गए निर्णय को बदलने के लिए जारी की जाती है। ध्यान रखना दोनों में इतने अंतर, एक पहले जारी की जाएगी, एक निर्णय देने के बाद में जारी की जाएगी। जब निर्णय दे दिया गया हो तब उत्प्रेषण रिट आएगी और जब निर्णय नहीं दिया है तब प्रतिषेध रिट आएगी। दोनों में इतना अंतर है, ध्यान रखना। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसके विरुद्ध जारी की जाएगी। निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जाता है। जो भी न्यायिक निकाय हैं, चाहे अर्ध न्यायिक हो या न्यायिक निकाय, उनके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। आगे बात करते हैं अधिकार परीक्षा की। क्यू वारंटो, इसका अर्थ है किस अधिकार से, या इसको हम बोल सकते हैं आपका अधिकार क्या है। आपका अधिकार क्या है, ठीक है। यानी ये रिट कब जारी की जाएगी? यह रिट सार्वजनिक पद को निजी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से ग्रहण किया गया है। यानी ये रिट तब सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा तब ऐसा कोई व्यक्ति ये याचिका दायर करे, उसको लगे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो गया है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर या किसी भी तरह से धोखाधड़ी करके किसी गलत पद को उसने हथिया लिया है, उस पद पर कार्य कर रहा है और सार्वजनिक पद है यानी सरकारी पद है, किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति आसीन हुआ है, तो उसके विरुद्ध ये रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाएगी अधिकार परीक्षा। और इसमें पूछा जाएगा कि आपका अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, और जब तक वो इसका जवाब नहीं देगा, ठीक है, अच्छी तरह से इसको वेरीफाई नहीं कर देगा, ठीक है, सारी चीज़ों को, तब तक वो उस पद पर कार्य नहीं करेगा। और ये एकमात्र ऐसी रिट है, इस रिट को कोई भी व्यक्ति किसी के लिए जारी कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको जो है वही व्यक्ति जारी करे जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, यानी इसको आप किसी अन्य प्रताड़ित व्यक्ति के लिए भी इसको जारी कर सकते हैं। एकमात्र यही एक ऐसी रिट है जो प्रताड़ित व्यक्ति के अलावा कोई भी उसके लिए इसको मांग सकता है। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया है कि निम्न में से किस रिट को, ठीक है, प्रताड़ित के अलावा उसके लिए कोई भी जारी कर सकता है, मांग सकता है, तो वो अधिकार परीक्षा, ठीक है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। तो पांचों की जो पांचों प्रकार के रिट हैं हमने अच्छे से डिस्कस उनको कर लिया है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे भेजिए, मैं उस पर काम करूंगा और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा आपकी समझ में आई, ठीक है। इसको कोई भी व्यक्ति किसी के विरुद्ध जारी कर सकता है, ठीक है, जो भी गलत पद पर आसीन हुआ है, ठीक है। मान लो अब आपका कोई दोस्त है, किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति गलत तरीके से जो है इस पद पर आसीन हुआ है और गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहा है, तो आप अपने दोस्त के लिए उस रिट को, ठीक है, उसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से वो रिट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो यही वो रिट है जो व्यक्ति किसी के लिए भी इसको मांग सकता है। उम्मीद है बात क्लियर है। इसके बाद हम
आर्टिकल 32 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आर्टिकल 33, 34 और 35 तीन आर्टिकल हमारे रह गए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में ही हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यानी आपको पेपर में शायद रखे रखाए मिल जाए उनमें से क्वेश्चन। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी एक दिन। खुद पर भरोसा और भगवान में विश्वास, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको आपकी सफलता की तरफ अग्रसर करती हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, वीडियो को आप शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, शुभ दिन।